तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है उसको आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझेंगे और कोशिश करेंगे अगर टाइम बचता है तो उसके एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ये यहाँ कहाँ यूज़ होता है और मुख्तलिफ केसेस में ये कैसे यूज़ होता है। तो माय सेल्फ जुनैद अहमद, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है अगर दो बॉडीज m1 एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका मास है m1, इनिशियली वो u1 वेलोसिटी के साथ मूव करती आ रही है और दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2 और वो u2 वेलोसिटी के साथ मूव करती आ रही है और एक वक्त ऐसा आया कि दोनों को क्या हो गई, इंटरेक्शन हो गई यानी कोलाइड हो गई। कोलिजन होने के बाद जो होगी m1 जो होगी वो अलग डायरेक्शन में मूव करेगी, m2 जो होगी वो अलग डायरेक्शन के मूव करेगी। अब ये लॉ क्या कहता है कि इस कोलिजन के दौरान यहाँ पे जो इंटरेक्शन हुई, कोलिजन हुई, इसमें क्या होगा, इसमें जाहिर सी बात है कोलिजन हुई तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस लगा होगा। क्या लगा होगा? इंटरनल फोर्सेस लगे होंगे, पर कोई इंटरनल फोर्सेस तो लगे होंगे पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। समझ गए आपको? अब इंटरनल फोर्सेस लगी हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व और रिमेन सेम। कि टोटल मोमेंटम जो भी सिस्टम का होगा, ये दो बॉडीज मिला के हमारे पास एक सिस्टम बना रही हैं। अब यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स तो लगेगा कोलिजन के दौरान, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इनका जो पहले टोटल मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2, वही ओवरऑल इनका जो टोटल मोमेंटम होगा वही क्या रहा होगा, वो सेम रहा होगा। इस इंडिविजुअल इस बॉडी का हो सकता है वेलोसिटी कम हो गई हो तो इसका मोमेंटम क्या हो गया हो, कम हो गया हो, या इसकी v2 ज़्यादा हो गई हो तो इसका ओवरऑल मोमेंटम सेकंड बॉडी का ज़्यादा हो गया हो। पर ओवरऑल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन देखें तो वो वही होगा टोटल मोमेंटम जो कि इनिशियल के बराबर था। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व और रिमेन सेम, यानी टोटल मोमेंटम सेम रहता है, वही रहता है जो इनिशियल होता है। जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है, टोटल का क्या मतलब है कि यानी मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 यानी P1 मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 P2 बराबर होता है किसके, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 2। तो इनके ऊपर जो है बराबर होता है, यानी टोटल मोमेंटम का सम यानी ओवरऑल जो मोमेंटम होंगे उनका सम और फाइनल मोमेंटम के सम्स जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपने यहाँ पे देखना, यहाँ पे इंटरेक्शन हुई, कोलिजन, इंटरनल फोर्सेस तो लगे पर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आई। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। अब इस मोमेंटम को लगने की कुछ कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंडीशन एबिलिटी, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि टोटल मोमेंटम जो है वो इंडिविजुअल मोमेंटम तो चेंज होगा, यहाँ पे भी अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो भी है, पर अगर हम चाहते हैं कि टोटल मोमेंटम दोनों बॉडीज का या टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो सिस्टम का है वही हो एग्जैक्टली जो दोनों बॉडीज का पहले है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तभी ये लॉ या क्या होगा, वैलिड होगा। और सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का यही मतलब है कि उसमें मोमेंटम कंजर्व हो रहना चाहिए और उसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने चाहिए। तो आइसोलेटेड सिस्टम का बेसिक मकसद यही है। फोर्सेज आर इंटरनल ओनली इंटरनल फोर्सेज लगनी चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तभी टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल टोटल मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1 जो बॉडी जो पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम था, m2 u2 दूसरी बॉडी का जो मोमेंटम था, m1 v1 पहली बॉडी का जो मोमेंटम था, m2 v2 जो दूसरी बॉडी का मोमेंटम। तो ओवरऑल जो इनका सम था वो जो भी होगा, फॉर एग्जांपल पहली इन सम का 50 था और पहले फॉर एग्जाम्पल ये क्या थी, 30 थी और ये क्या थी, 20 थी। अब हो सकता है ये भी 25 हो गई और ये भी 25 हो गई, यानी ये इंक्रीज कर गई, ये स्मॉल कर गई, पर ओवरऑल सम आप देखो तो पहले भी 50 था, अब भी क्या है, 50 है। तो टोटल मोमेंटम क्या हुआ, सेम हुआ। तो इन आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरनल फोर्सेज तो अकर करते हैं और एक्शन और रिएक्शन में करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फोर्सेज एक्ट करते हैं और वो एक्शन और रिएक्शन में एक्ट करते हैं। दोनों बॉडीज एक दूसरे पे एक्ट करती हैं इंटरेक्शन के दौरान, अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। इसीलिए ये हम कहते हैं कि ये लॉ हमारे पास क्या है, वैलिड है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर, जो मैंने अभी आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी इक्विवेलेंट किस चीज के, एक्शन एंड रिएक्शन, जो थर्ड लॉ है उसके इक्विवेलेंट है। यानी जो भी
एक्शन और रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि दोनों बॉडीज पे इंटरेक्शन के दौरान अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगी, वही ये चीज ये लॉ भी कहता है। इसी वजह से जो है एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होते, इंटरनल फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, अलबत्ता इंडिविजुअली बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज हो सकता है। न्यूटन थर्ड लॉ, अगर ये जो है क्या है, ऑब्जेक्ट वन है जिसकी u1 वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट क्या है u2 है, उन्होंने क्या किया, इंटरेक्शन किया, लगातार यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस लगी होंगी, फिर ऑब्जेक्ट वन v1 के साथ मूव कर गया, ऑब्जेक्ट टू v2 के, और फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट वन जो है वो ही बराबर होगा किस चीज़ के, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट टू। समझ गए, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट वन जो है वो क्या है, जो भी इसने फोर्स ऑब्जेक्ट वन पे जो फोर्स लगा, जो फोर्स ऑब्जेक्ट टू ने लगाया, वो ही बराबर होगा किस चीज़ के, जो ऑब्जेक्ट टू पे फोर्स लगाया गया होगा ऑब्जेक्ट वन के दौरान। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगी, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि जब इंटरेक्शन होती है तो थर्ड लॉ वैलिड होता है और इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं वो एक्शन रिएक्शन में होती हैं। तो इस वजह से ताकि सम जो है टोटल मोमेंटम और टोटल फोर्स का सम जो है वो जीरो बने। पर अलबत्ता ये चीज़ आपको याद करें, टाइम ऑफ इंटरेक्शन क्या है, सेम है, यानी दोनों में टाइम ऑफ इंटरेक्शन सेम है। कोलिजन जो होगी उसके बाद अगर अलग होंगे तो वो सेम वक्त होगा, अगर उसके लिए अलग होने का टाइम 2 सेकंड है तो उसके लिए भी 2 सेकंड। टाइम ऑफ इंटरेक्शन, टाइम ऑफ कोलिजन कह सकते हैं, वो क्या होगा, सेम होगा। और फोर्सेस भी, जो F2 ऑब्जेक्ट जो है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा। सो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, सो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द अदर। यानी अगर एक, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि हमने ये चीज़ आपको पता है कि फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब आप कह रहे हो कि फोर्स भी सेम है, टाइम भी इंटरेक्शन का सेम है, तो मोमेंटम भी दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्या होगे, मोमेंटम में चेंज भी क्या आएगा, सेम आएगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। सो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट टू चेंज इन मोमेंट। क्यों, अब अपोजिट क्यों हो गया, क्योंकि फोर्सेस किस डायरेक्शन में लगी, एक्शन और रिएक्शन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में लगी। अब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगी तो मोमेंटम भी किस चीज उसका चेंज हुआ, पर किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हुआ। अगर एक बॉडी का मोमेंटम इस डायरेक्शन में चेंज हुआ है तो दूसरी बॉडी का मोमेंटम इस डायरेक्शन में चेंज हुआ होगा। तो ये चीज आपने समझ लेनी है कि फोर्स इंटरेक्शन के दौरान इंटरनल फोर्सेस सेम होती हैं, टाइम ऑफ इंटरेक्शन भी सेम होता है, तो इस वजह से चेंज इन मोमेंटम भी दोनों बॉडी का सेम होता है, बस वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 इसको देखते हैं कि जिसमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज होता है। अब घन का जो मास होता है उसको हम m2 कैपिटल M2 से रिप्रेजेंट करते हैं, बुलेट के मास को हम m1 से। इनिशियली जब हमने बुलेट को फायर नहीं किया होता तो इनिशियली बात क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, 0 होता है। अब अगर हमने फायर किया तो बुलेट क्या कैसे मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी, गन किससे मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। अब इसकी क्या हो गई, अपोजिट। यही चीज तो हमने ऊपर जो देखा था कि चेंज मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसका चेंज इन मोमेंटम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया है तो गन का चेंज मोमेंटम किस चीज में आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये चीज आपने देखनी। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, टोटल मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई होगा। इंटरनल फोर्सेज अपोजिट होती है, एक्शन और रिएक्शन में होती है, तो इस हिसाब से आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम 0 होगा। हल बता इंडिविजुअली तो चेंज हो सकता है। टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। टोटल फाइनल मोमेंटम भी क्या है, 0 है। पर टोटल इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, हमें पता है, पर फाइनल मोमेंटम किस चीज़ के बराबर होगा, m1 v1 m2 v2 इस चीज़ के बराबर होगा। अब आप देखो कि बुलेट कैसे मूव करे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, तो उसका मोमेंटम हमारे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो कि यहाँ पे। पर ये क्या है, पॉजिटिव है, ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये चीज़, ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला बन गया। अब आप यहाँ पे से जो है वो बुलेट का जो मास है वो भी फाइंड कर सकते हैं, बुलेट की वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, और मोस्टली केसेस में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन को इस फार्मूले में हमने v2 से रिप्रेजेंट किया है, तो m1 v1 अपान में m2 आप रख लोगे तो आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन भी मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आप बुलेट के फाइनल मोमेंटम को अगर आप डिवाइड कर लोगे गन के मास से, तो आपके पास फाइनल गन की वेलोसिटी है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने मोमेंटम का जो है वीडियो लेक्चर बनाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसको हमने यूज देखा कि कैसे रिकॉइल ऑफ गन में वो यूज होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जंपिंग फ्रॉम अ बोट है, एक्सप्लोजन वाले केसेस हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, और अगले लेक्चर में और अच्छे से एग्जाम्पल MD के हवाले से अच्छे से एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के देखेंगे, क्योंकि ये वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल देने का बेसिक मकसद यही है कि ये सिलेबस का हिस्सा है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।